वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और साथ में मिल्की मिस्ट, टोटल दो कंपनीज के बारे में सुने बात करेंगे। मिल्की मिस्ट जो है वो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को वोडाफोन आइडिया के रिलेटेड। मेरे चैनल पर आपको मालूम ही है पिछले कई सालों में, लगभग 6 सालों में आपको बहुत कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कल के वीडियो में हम लोगों ने ये वाली अपडेट डिस्कस करी थी वोडाफोन आइडिया की, 53 करोड़ रुपीस का टैक्स रिफंड वोडाफोन आइडिया को मिल रहा है। लेकिन कंपनी ने कल रात के टाइम पर लगभग 7-8 बजे के आसपास कंपनी ने अपडेट देते हुए कह दिया कि ये 53 करोड़ रुपीस का जो टैक्स रिफंड है ये एक रूटीन मैटर है, और जो इसका थ्रेशोल्ड है, वो जो इसका डिस्क्लोजर थ्रेशोल्ड है वो बिलो जो है रिक्वायर्ड से कम है। मतलब जो बिलो जो रिक्वायरमेंट है उससे कम कंपनी का थ्रेशोल्ड यहाँ पर है, जो ये 53 करोड़ का कंपनी को टैक्स रिफंड यहाँ पर मिलेगा। अब इस अपडेट के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से डिसीजन है वो सब मैंने आपको कल के दिन बता दिया था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेंशन किया है। द अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन द मैटर डज नॉट एक्सीड द मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड रिक्वायरिंग डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन। ये क्या होता है? पहले तो एक चीज समझ लेना कि इस तरह के मैटर्स कंपनी पे बहुत सारे पेंडिंग है, और बहुत ही कम कोई मैटर जो है पूरी तरह से खत्म हो पाता है, और बहुत ही कम केसेस में रिफंड की बात करी जाती है। मतलब कि कंक्लूजन तक कोई भी केस बहुत कम ही देखने को मिले हैं पहुंचते हुए। बट यस, ये वाला मैटर कंक्लूजन तक पहुंचा, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर बताया कि जो अमाउंट है वो बिलो थ्रेशोल्ड है, और साथ में बिलो थ्रेशोल्ड का जो डेफिनेशन होता है वो आपको इस रेगुलेशन के अंडर देखने को मिलता है। मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। यानी कि जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है उससे कम कंपनी को अमाउंट यहां पर मिलेगा। यानी कि कंपनी की वैल्यूएशन, जैसे टर्नओवर, जैसे कि नेटवर्थ, यहाँ पर कंपनी के एब्सोल्यूट प्रॉफिट और लॉस जो पर्टिकुलर ईयर के अंदर पिछले 3 सालों के अंदर कंपनी का रहा हो उसका 5%। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं। ऑफकोर्स 53 करोड़ कहीं भी आसपास नहीं टिकता, तो ये अमाउंट इतना बड़ा नहीं है, कंपनी ने इसके बारे में यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल, ऐसे नहीं है कि पहली बार वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल साथ में मिलकर के काम करेंगे। इस तरह की अपडेट यहाँ पर रूमर्स मार्केट में पहली बार आए हो, बल्कि इस तरह की खबरें मार्केट में काफी सालों से चलती हुई आई हैं कि वोडाफोन आइडिया और लिमिटेड और साथ में बीएसएनएल लिमिटेड, ये दोनों एक साथ मिलकर के अपने नेटवर्क टावर शेयर करेंगे। आपको याद होगा आज से लगभग 1.5 साल पहले भी एक अपडेट आई थी कि बीएसएनएल के एम्प्लॉइज ने मांग करी कि वोडाफोन आइडिया के टावर्स को यूज किया जाए बीएसएनएल के साथ मिल करके। मतलब बीएसएनएल जो है वोडाफोन आइडिया के टावर यूज करे और उसको मतलब कि टाई अप यहाँ पर हो जाए। पर उस टाइम पर भी वो एक र्यूमर ही निकला, यहाँ पर उस अपडेट का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अब एक बार फिर से मार्केट में एक और र्यूमर है बीएसएनएल के साथ ही कि नेटवर्क शेयरिंग पैक्ट यहाँ पर बन सकता है, बट क्योंकि कंपनी ने कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दिया है तो ये अपडेट सोर्सेज की तरफ से बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह पिछले कई सालों से चलती हुई आई है वैसे ही। ऑलराइट, सो क्या है ये खबर, एक बार इसको देखते हैं। तो जितने भी नेटवर्क्स यहाँ पर हैं उसको एक शेयरिंग पैक्ट के अंडर लाया जाएगा एज पर सोर्सेस। कंपनी ने अभी इस अपडेट के बारे में क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं दिया है, और सभी टेलीकॉम सर्कल्स पर ये पैक्ट यहाँ पर होगा, इंक्लूडिंग थ्रू इंट्रा सर्कल्स एंड इंटर सर्कल रोमिंग, टावर एंड ऑप्टिकल फाइबर शेयरिंग। ये अपडेट आपको देखने को मिलती है सोर्सेज की तरफ से, और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग है ये हुई है स्पेशली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, गिव मी 1 सेकेंड, हाँ, वोडाफोन आइडिया के सीईओ और साथ में बीएसएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में ट्यूसडे के दिन ये मीटिंग हुई है। ठीक है, तो कंपनी ने कोई क्लेरिफिकेशन या अपडेट इसके ऊपर नहीं दिया है, तो जब तक कंपनी अपडेट ना दे, यहां पर कंपनी आपको बता देगी एक्सचेंजेस पर या कंपनी की वेबसाइट पर, बट कंपनी ने अभी इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। ऑलराइट, सो इसके साथ में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के रिगार्डिंग अपडेट्स खत्म होती है। एक अपडेट और आपको देखने को मिलती है, एक अपडेट और है, ये अपडेट है टैरिफ हाइक को लेकर के। राइट, आप लोगों को मालूम है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बहुत बार ये चीज कहता है कि भैया फंड रेज और साथ में टैरिफ हाइक, ये दो चीजें हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फंड रेज कंपनी के केपेक्स प्लान को उठाने के लिए जरूरी है, जिसके साथ में कंपनी का आरपीयू भी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ में टैरिफ हाइक भी उतना ही जरूरी है कंपनी के आरपीयू को पुश करने के लिए। अब कंपनी एक बार फिर से टैरिफ हाइक के ऊपर जोर डाल रही है। टैरिफ हाइक करने से क्या होगा? टैरिफ हाइक करने से ऑफ कोर्स रिवेन्यूज बढ़ेंगे, और जितने रिवेन्यू बढ़ते हैं उतना आरपीयू बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन टैरिफ हाइक जो है वो यूजर्स के लिए खराब होता है। मतलब कंपनी को कंपीट करना है एयरटेल और जियो के साथ में, बट टैरिफ हाइक करना एज अ यूजर, अगर आप वोडाफोन आइडिया के सिम यूज करते हो, नेटवर्क यूज करते हो,
तो आपके लिए खराब हो, क्योंकि जितने ज्यादा खर्चे आपको उठाने पड़ेंगे टेलीकॉम चार्जेस के लिए, वो एक यूजर के लिए अच्छा नहीं है। भले ही शेयर होल्डर परस्पेक्टिव से अगर आप देखो तो आरपीयू बढ़ेगा, तो उसके लिए बढ़िया है। तो कंपनी एक और नया टैरिफ हैक लेकर के आना चाहती है, और मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको दिसंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। और टैरिफ हाइक को लेकर के दिसंबर का महीना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से लगभग 5 महीने पहले भी एक अपडेट आई थी टैरिफ हाइक को लेकर के, जब कहा गया था कि टैरिफ हाइक होगा, लेकिन दिसंबर में पॉसिबली टैरिफ हाइक देखने को मिल सकता है। ऑल्दो बीच बीच में प्लान्स चेंज करते रहते हैं, बट एग्जैक्टली टैरिफ हाइक करना मतलब कि जैसे अगर आप 28 डेज का प्लान लेते हो, या फिर और कौन कौन से 87 डेज और 78 डेज के प्लान्स भी आते हैं, तो उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जो चार्जेस है वो बढ़ जाएंगे। जो जो लाइक क्या कहते हो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने अपने प्लान्स के अंदर, वो उतनी ही रहेंगी, बट पैसे उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये टैरिफ हाइक होता है। सो अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी इसी के साथ में, ये है मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड। कंपनी के नाम से ही आप लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कंपनी काम करती है। और अभी भैया सीजन भी आ बैठा है, सीजन चल ही रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, और मिल्क प्रोडक्ट्स तो पता ही है आप लोगों को डिमांड बहुत ज्यादा हाई रहती है, क्योंकि कोई भी इंडिया में फेस्टिवल सीजन बिना मिल्क प्रोडक्ट्स के या फिर बिना डेयरी प्रोडक्ट्स के तो होने नहीं वाला। तो ये टाइम पीरियड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया है, और इस टाइम पीरियड पर ही कंपनी लिस्ट हुई है, और कंपनी रिटर्न्स भी दे रही है लगातार। आज 10% के आसपास का मूव कंपनी ने दिया है। ऑल दो पी रेशियो कंपनी का 136 के आसपास दिखता है, जो कि आपको लगे शायद से कि महंगा है, लेकिन जब तक कंपनी अपने रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करती तब तक हम ये नहीं कह सकते कंपनी का ग्रोथ क्या है, क्योंकि कंपनी का पिछले साल के कंपैरिजन पर क्या ग्रोथ है, जब तक कंपनी वो नंबर्स अनाउंस नहीं करेगी तब तक ये कहना कि पी 136 पर कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा बता रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत बात होगी। मार्केट कैप 17,058 करोड़ पर है। और इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और कंपनी के थोड़े से फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर अभी हमारे पास में मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25 और मार्च 26। क्या नजर आ रहा है, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपना जो नंबर है वो बढ़ा रही है। किसी भी कंपनी के लिए ये चीज जरूरी होती है कि कंपनी अपना नंबर बढ़ाती चली जाए, और उसके साथ में ईयर ऑन ईयर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफी हद तक स्टेबल है। ऐसा नहीं कि कंपनी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ दे रही है, स्टेबल है। मतलब नंबर्स अपनी जगह, लेकिन उसके साथ में जो ग्रोथ कंपनी कर रही है ना वो स्टेबल है। जैसे 30%, 29%, लगभग 29 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 33.58%, तो ये लगभग स्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कंपनी 29 के बाद में लगभग बड़ा कोई ग्रोथ दे रही है, लाइक 40, लाइक 45%, ऐसा नहीं है। तो बहुत स्टेगनेंट ग्रोथ कंपनी के चल रहा है, यानी कि स्टेबल कंपनी है। कंपनी में कोई खराबी किसी तरह की फाइनेंशियल नंबर्स के अंदर तो नजर नहीं आती है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का इसी तरह से वो बढ़िया देखने को मिलता है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी माइनस प्रॉफिट ग्रोथ से 137 और 173% पर आई है, यानी कि अगर आप कंपनी के प्रॉफिट देखोगे तो 19 करोड़ से 46 और 127% के। ऑल दो पहले कंपनी का टैक्स परसेंटेज भी काफी ज्यादा हाई था, और फाइनेंशियल 26 के अंदर कंपनी का जो टैक्स परसेंटेज था वो सिर्फ 20% पर ही था। तो टैक्स परसेंटेज का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ऑल्दो ओपीएम जो कंपनी का है वो फ्लैट है, वहां पर कोई बड़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहे ज्यादा। ठीक है, रिजर्व्स कंपनी के पास 335 करोड़ के, और बोरोइंग्स कंपनी की बहुत ज्यादा है, 1677 करोड़ की बोरोइंग्स कंपनी पे है। डेटर डेज कंपनी के 21 है, और वर्किंग कैपिटल -28 पर है। छोटे मोटे पॉइंट्स यहां पर नेगेटिव साइड पर ही हैं, ज्यादा कोई बड़ा कंसर्न यहां पर ये नहीं लेकर के आने वाले। ठीक है, सो कंपनी ने यहां पर एक अपडेट दी है साथ में। ऑलराइट, फाइनेंशियल ईयर कॉन्फ्रेंस को लेकर के कंपनी ने अपडेट दे दी आज के दिन में। 3 घंटे पहले ही कंपनी ने अपडेट दी फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1 के अर्निंग्स को लेकर के, सितंबर 2 के साथ में 1 सितंबर को कंपनी देखी, सॉरी, फाइनेंशियल ईयर 27 के क्वार्टर 1 की अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल कंपनी रख रही है सितंबर 1 तारीख को। यानी कहीं ना कहीं इस दिन आपको ये भी पता चलेगा 1 तारीख को, 1 सितंबर को, की कंपनी के नंबर्स का परफॉर्मेंस क्या हो सकता है। तो इस डेट को नोट कर लेना, 1 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस कंपनी के लिए। होल्डिंग पैटर्न में आपके पास प्रमोटर है 79.51%, एफवाइज 3.16, डीआईएस 4.76 और पब्लिक 12.5% पर है। तो बहुत लिमिटेड ही अपने आईपीओ के अंदर कंपनी ने जो शेयर्स हैं वो इन्वेस्टर्स के बीच में बांटे हैं। तो देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी करती है। नंबर्स बहुत डिसेंट है, बट अभी क्वार्टरली नंबर्स हमारे पास में नहीं है, सिर्फ अभी हमने फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर देखा। तो ओवरऑल जो कंपनी की हेल्थ है वो बहुत स्टेबल नजर आ रही है, और ये सीजन है कंपनी का, सीजन चल रहा है कंपनी का डेफिनेटली। तो इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी की ज्यादा से ज्यादा सेल्स की पॉसिबिलिटी भी है, जो कि आने वाले कंपनी के रिजल्ट में
रिफ्लेक्ट होगी। सो ये था वीडियो दो कंपनीज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और मिस्ट कंपनी के रिगार्डिंग। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।